नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने मॉड्यूल 2 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने लगभग 45 प्लस एमसीक्यूज को कंप्लीट किया था। आज हम नई वीडियो में नए सेशन में मॉड्यूल 3 पर चर्चा करेंगे, जिसमें इंस्टीट्यूट द्वारा मिले हुए मॉड्यूल 3 में हम एमसीक्यूज में जो हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसको समझेंगे। साथ ही हम एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज किस तरह से हमारे लिए काम आ सकते हैं या इंपॉर्टेंट कौन कौन से एमसीक्यूज हैं, आज हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर 1 से मॉड्यूल 3। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मॉड्यूल 3 में इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट 3.0 कोर्स हमारा है। मॉड्यूल 3 में सिस्टम डेवलपमेंट, एक्विजिशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस एप्लीकेशन सिस्टम ऑडिट है। ये हमारा मॉड्यूल 3 का नाम है, जिसमें लगभग लगभग हमारे 4 चैप्टर दिए गए हैं। आइए फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर एसडीएलसी। एसडीएलसी स्टैंड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। दोस्तों, एक जब भी प्रोजेक्ट को हम बनाते हैं तो हमें एक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्रिएट करना होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बनाना पड़ता है, एक प्रोजेक्ट को डेवलप करना पड़ता है। तो यही उसके फेजेस है एसडीएलसी के अंदर। इसी चैप्टर में वो सारे फेजेस को और वो सारी चीजों को हम धीरे धीरे एमसीक्यूज की फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑनगोइंग फैसिलिटेशन ऑफ एसडीएलसी प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ए, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट स्पॉन्सर इज अ स्टेक होल्डर हैविंग मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑफ स्टेक इन द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट and his primary responsibility is to coordinate with various stakeholders for successful of the project। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है आपका सही आंसर है। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है दोस्तों, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। जो आपका स्टीयरिंग कमेटी होता है दोस्तों, वो मॉनिटर करता है प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को, बट इज नॉट ऑनगोइंग एक्टिविटी। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर इज अ स्टेक होल्डर हैविंग मैक्सिमम इंटरेस्ट और स्टेक in success of project, and his primary responsibility is to coordinate with various stakeholders for success of the project। Question number 2, a multinational organization has decided to implement an ERP, enterprise resource planning solution across all geographical locations। The organization shall initiate a। तो देखिए दोस्तों, अगर हम एक अक्रॉस जो है जियोग्राफिकल लोकेशंस में हम जो है अगर कोई ईआरपी सॉल्यूशन लगा रहे हैं, तो क्या वो एक प्रोजेक्ट है, क्या वो एक प्रोग्राम है, क्या वो एक पोर्टफोलियो है, क्या वो एक फिजिबिलिटी स्टडी है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है प्रोग्राम, बी। क्यों दोस्तों? क्योंकि प्रोजेक्ट से जो ब्रॉडर लैंग्वेज है वो है प्रोग्राम की। प्रोग्राम इज बेसिकली कंसर्न विद द बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग इट। प्रोग्राम जो है वो बेसिकली बेनिफिट जो होता है इम्प्लीमेंट करने से उसको भी डिसाइड करता है, जबकि प्रोजेक्ट जो डील करता है वो स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स पर डिपेंड रहता है। यानी अगर बात करें तो प्रोग्राम जो है ब्रॉडर डेफिनेशन है, प्रोजेक्ट उसका पार्ट है। Scope of program is wider in comparison to the project। प्रोजेक्ट वर्क ऑन अ सिंगल फंक्शनल यूनिट। याद रहे दोस्तों, जो प्रोजेक्ट वर्क करता है वो सिंगल फंक्शनल यूनिट या स्पेसिफिक टास्क को लेकर करता है, स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स को लेकर करता है, जबकि जो प्रोग्राम है वो वर्क करता है ऑन अ वेरियस फंक्शनल यूनिट्स। और जो पोर्टफोलियो होता है दोस्तों, वो दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है। पोर्टफोलियो कंटेन्स बोथ प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स एंड इज मैनेज बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर। और जो दोस्तों फिजिबिलिटी स्टडी होती है, आइदर हैज बीन कंप्लीटेड और शैल बी इनिशिएटेड एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। तो दोस्तों, जो सही आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 3, which of the following primarily helps project manager in mitigating the risk associated with change in scope of software development project। तो दोस्तों, हमसे पूछा क्या है कि कौन सी चीज प्राइमरली हेल्प करेगी प्रोजेक्ट मैनेजर को इन मिटिगेटिंग द रिस्क एसोसिएटेड किससे, विद चेंज इन स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बेस लाइनिंग रिक्वायरमेंट। आइए बताता हूं।
क्यों इसका जो है बेसलाइनिंग रिक्वायरमेंट है। अगर आप फ्रेंडली देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि ये चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट है, तो ऐसा नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है डी, बेस लाइनिंग रिक्वायरमेंट। क्यों है? क्योंकि जो स्कोप क्रीप और कंटिन्यूड चेंज इन दी रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, वो ड्यूरिंग एलसीएल एसडीएलसी प्रोजेक्ट के अंदर वो है मोस्ट कॉमन रिस्क है, स्कोप क्रीप। अगर ये प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाता तो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं डिले होता है, और जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारे बेनिफिट रियलाइजेशन पे या हमारे कोस्ट पर पड़ता है, जिससे हमारे को फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम होती है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसीलिए वो क्या करता है, वो फ्रीज कर देता है स्कोप बाय बेस लाइनिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर उसमें कोई भी चेंजेस होता है आफ्टर बेस लाइनिंग, वो जो है वो सारी चीज फॉलो की जाएगी। तो दोस्तों, इसीलिए जो इसका आंसर है वो डी है, बेस लाइनिंग रिक्वायरमेंट। चेंज मैनेजमेंट क्यों नहीं है? चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस विदाउट बेस लाइनिंग मे नॉट हेल्प। तो यानी बेसलाइन होगा तब चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस अप्लाई होगा। तो साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजर में और मे नॉट, उसमें हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अब दूसरा है कि अब हम देख लेते हैं इसमें यूज ऑफ प्रोटोटाइपिंग क्यों नहीं है। क्योंकि यूज ऑफ प्रोटोटाइपिंग जो है इज बेसिकली यूज किया जाता है फॉर फ्रीजिंग द रिक्वायरमेंट। ऐसे ही जो हमारा रिवाइज एफर्ट्स है, एस्टिमेट्स है, वो हमारे जो है आफ्टर चेंजेस अप्रूव किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है डी, बेस लाइनिंग रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, monitoring which of the following aspect of SDLC project shall help organization in benefit realization over a sustained period of timing। आपको SDLC के अंदर दोस्तों कई बार आपको ना बहुत सारी चीजें दिखेंगी। क्वालिटी दिखेगा, तो हमें जो है बजट्स भी दिखेगा, स्केड्यूल भी दिखेगा, मेथोडोलॉजी भी दिखेगा, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स मेथोडोलॉजी भी दिखेंगे, बहुत सारे मैनेजमेंट प्रोसेसेस भी दिखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस भी दिखेंगे। हमें इंपॉर्टेंटली क्या याद रखना है, एसडीएलसी प्रोजेक्ट का जो मेन इंपॉर्टेंट काम है उसके अंदर हमें सबसे पहले फोकस करना होता है बेनिफिट रियलाइजेशन ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। और वो कैसे होगा? अगर हमारी क्वालिटी ओवर दी एसडीएलसी लाइफ फेज तक सही चलेगी, सॉरी, उसमें फिर हमारा जो है क्वालिटी हमारा मेंटेन रहेगा। अगर जिस भी स्टेज पर हमारी क्वालिटी मेंटेन नहीं हुई या फिर हमारी क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ, वहीं से मेरा जो बेनिफिट रियलाइजेशन है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करने लगेगा। तो दोस्तों, इसमें पूछा है फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ एसडीएलसी प्रोजेक्ट शैल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इन बेनिफिट रियलाइजेशन। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ए, क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 4, 5, which of the following tool and techniques primarily help in improving productivity of SDLC project team member। तो दोस्तों, इसमें पूछा है कौन सा टूल एंड टेक्निक है जो प्राइमरली हेल्प करता है इन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एसडीएलसी प्रोजेक्ट टीम मेंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों डेवलपर्स वर्क बेंच। डेवलपर्स वर्क बेंच का क्या काम है दोस्तों? जो भी ऑटोमेटेड टूल्स है वो हमारी हेल्प करते हैं या टीम्स की हेल्प करते हैं इन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एज दी, क्योंकि ये जो टूल्स होते हैं ये मैनेज होते हैं, जो इनकी स्ट्रक्चर एक्टिविटीज है, जो डेवलपर हैं फोकस करते हैं कोर एक्टिविटीज पर। इसीलिए जो डेवलपर्स वर्क बेंच है वो प्रोवाइड करता है वेरियस फंक्शंस दैट हेल्प इन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सी। Question number 6. While performing a mid-term review of SDLC project, the IS auditor primarily focus on, तो जो ऑडिटर है वो फोकस करेगा आपका प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस पर। तो दोस्तों, क्यों करेगा? क्योंकि ऑडिटर जो है वो प्राइमरली फोकस करेगा इन ऑप्शंस को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ए, रिस्क मैनेजमेंट पर। क्यों? क्योंकि वो प्रोवाइड करता है इनपुट्स ऑन इवेंट्स दैट हैज इंपैक्ट ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट। जबकि दोस्तों, जो ऑप्शन आप बी, सी और डी देखेंगे वो हेल्प करेंगे इन कंफर्मिंग द फाइंडिंग्स फ्रॉम रिव्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को जब रिव्यू करेंगे और उसमें कुछ फाइंडिंग मिलेंगी तो वो आपके बीसीडी से लिंक करेंगे। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में जो आपका फोकस रहेगा वो आईएएस ऑडिटर का सबसे ज्यादा पॉइंट नंबर ए में रहेगा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ए, आईएएस ऑडिटर प्राइमरली फोकस ऑन
project risk management process. Question number 7. A project manager main responsibility in a project mean to create a product is. तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ensuring its हाई क्वालिटी। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। एसडीएलसी में बेनिफिट रियलाइजेशन क्वालिटी पर ही डिपेंड करेगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट में वो है ensuring it is हाई क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोजेक्ट मैनेजर शुड बी एबल टू फुलफिल द रोल ऑफ। तो दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रोल होता है वो होता है एज तो इसका जो रोल होता है वो है एज एन इंटीग्रेटर। क्यों होता है दोस्तों, आइए बताता हूँ। जो इंटीग्रेटर है बेसिकली दोस्तों, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर कलेक्टिव प्रोजेक्ट सक्सेस। खाली प्रोजेक्ट मैनेजर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे काम नहीं करता, उसका इंटीग्रेशन पूरा जो है आपका प्लानिंग इनिशिएशन स्टेज से लेकर कंट्रोल क्लोजर तक सारा प्रोजेक्ट मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहे। तो दोस्तों इसमें जो है प्रोजेक्ट मैनेजर वेरियस एस्पेक्ट्स वेरियस प्रोसेस को डील करता है, जैसे इनिशिएशन, साथ में प्लानिंग, साथ में एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड क्लोजर। तो इसीलिए दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इंटीग्रेटर का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर यूजुअली। तो जो मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर होता है दोस्तों वो जो है यूजुअली क्या चीज करेगा, वो हमारे को वर्क करेगा वे फ्रॉम असिस्टेंट इन द प्रोजेक्ट ऑफिस टू फुल फ्लेज प्रोजेक्ट मैनेजर सप्लीमेंटिंग दैट एक्सपीरियंस विद फॉर्मल एजुकेशन। यानी स्टार्ट टू एंड तक सारी एक्टिविटी को टेक केयर वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही करेगा जब तक प्रोजेक्ट डेवलप ना हो जाए। तो दोस्तों ये थे आज के चैप्टर 1 के टोटल 9 क्वेश्चंस। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। मॉड्यूल 3 का चैप्टर नंबर 2 है एसडीएलसी नीड बेनिफिट्स एंड फेजेस। तो आइए दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो मॉड्यूल 3 है दोस्तों वो लगभग अपने आप में 20 से 25 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम ओरिएंटेड बनता है। तो डिटेल्ड में इसका रिवीजन करना चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ जो है आज हम चैप्टर 2 भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एसडीएलसी प्राइमरली रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ। तो दोस्तों जो एसडीएलसी है वो प्राइमरली रेफर्स क्या करता है, इट्स डेवलपिंग आईटी बेस्ड सॉल्यूशन टू इंप्रूव द बिजनेस सर्विस डिलीवरी। तो एसडीएलसी में जो प्राइमरली फोकस रहता है वो रहता है हमारा डेवलपिंग आईटी बेस्ड सॉल्यूशंस, जिससे कि इंप्रूव हो सके बिजनेस के आउटपुट्स, बिजनेस की डिलीवरीज। यानी कि इसका जो ऑप्शन है ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट प्रोग्रामिंग कोडिंग स्टैंडर्ड मेनली बिकॉज। क्यों करते हैं दोस्तों, ये इसलिए करते हैं क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड फॉर सिक्योरिटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस फंक्शंस ऑफ एसडीएलसी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी। क्यों, क्योंकि अडॉप्टिंग कोडिंग स्टैंडर्ड हेल्प्स करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को इन एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ कोडिंग एंड मिनिमाइजिंग द एरर्स। जबकि दोस्तों ए जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है सारी लैंग्वेजेस में रिक्वायर्ड होता है। जो आपका बी ऑप्शन है दोस्तों ये पार्शली ट्रू है, क्योंकि ये मेन रीजन नहीं हो सकता। और जो दोस्तों डी है वो तो मेन रीजन है ही नहीं। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सी, जो कि वो कहता है कि इट इज रिक्वायर्ड फॉर सिक्योरिटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस फंक्शन ऑफ एसडीएलसी। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू परचेज अ कॉन्फ़िगरेबल application product instead of developing in-house outcome of which the following SDLC phase helped organization in this decision। तो कौन से फेज में रहेगा हम देख लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि परचेज आ कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों जब भी हम मेक और बाय डिसीजन लेंगे, इसमें जो पूछा गया है वो है मेक और बाय डिसीजन से रिलेटेड। तो मेक और बाय डिसीजन जो है दोस्तों वो आउटकम है फीजिबिलिटी स्टडी का। फीजिबिलिटी स्टडी में हम जैसे टेक्निकल, इकोनॉमिकल, सोशल फीजिबिलिटीज को कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए जो मेक और बाय डिसीजन है वहां पर हम ये सारी चीजों को टेक केयर करेंगे। इसलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, फीजिबिलिटी स्टडी। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ एसडीएलसी कंट्रोल्स
फॉर सिक्योरिटी मस्ट बी कंसिडर्ड फर्स्ट। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है हमारा रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, क्योंकि इसी फेज के अंदर जो है कंट्रोल्स फॉर सिक्योरिटी मस्ट बी कंसिडर्ड फर्स्ट, क्योंकि सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट मस्ट बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट डेफिनेशन। इसीलिए दोस्तों जो ऑप्शन बी है आप देखेंगे वो फेज है जहां पर टेक्निकल इकोनॉमिकल सोशल फिजिबिलिटी हमारी कंसीडर होती है, यानी फिजिबिलिटी स्टडी। जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो सही क्यों नहीं है, क्योंकि वो नेचर ऑफ कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करता है, सिक्योरिटी मस्ट बी कंसीडर्ड फर्स्ट। तो इसीलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, requirement definition. Question number 5. IS auditor has been a part of SDLC project team. Which of the following situation does not prevent IS auditor from performing post implementation review the IS auditor has? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डेवलप्ड इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो जब कॉम्पिटिटर लॉन्च करेगा न्यू आईटी बेस्ड एफिशिएंट सर्विस, it become necessary for management to consider the impact in the marketplace, and in order to remain in the competition or competitive environment, organization should provide similar or better services। तो इसीलिए दोस्तों जो ऑप्शन ए और सी आप देखेंगे उसमें एसडीएलसी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि इट कैन बी अडॉप्टेड विद चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। जो बी है दोस्तों वो हेल्प करता है डिसाइडिंग फॉर डी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, क्योंकि इंटीग्रेटेड जो फैसिलिटी है डेवलप करेंगे, जो इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है टेस्ट फैसिलिटी, वो हमारे इसका आईएस ऑडिटर का पार्ट बन जाए। तो आईएस ऑडिटर हैज डेवलप्ड इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6. An organization has implemented an IT-based solution to support business function. Which of the following situation shall indicate the need to indicate the SDLC project? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, competitor has launched an efficient IT-based services. Question number 7. A go or no go decision for SDLC project is primarily based on। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, बिजनेस केस। क्यों दोस्तों, क्योंकि बिजनेस केस एक डॉक्यूमेंट है जो नरेट करता है all aspects including benefit realization, cost and effort estimates, outcome of feasibility study, available budgets। तो दोस्तों that helps management in decision on need of SDLC projects। और जो बाकी ऑप्शंस है दोस्तों वो सेकेंडरी एस्पेक्ट्स को डिनोट करते हैं। तो दोस्तों बिजनेस केस इज दिस सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following is primarily reason for organization to outcome SDLC project? इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है ए, स्किल्ड रिसोर्सेज। क्यों दोस्तों, क्योंकि प्राइमरी रीजन फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसोर्स द एसडीएलसी प्रोजेक्ट्स वो इसीलिए होता है क्योंकि उनके पास लेक ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेज होते हैं। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज द प्राइमरी रीजन फॉर आउटसोर्सिंग द एसडीएलसी प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following is an example of addressing social feasibility issues in the SDLC project? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बीटा वर्जन ऑफ एप्लीकेशन इज मेड अवेलेबल टू यूजर। क्यों दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बीटा वर्जन ऑफ एप्लीकेशन इज मेड अवेलेबल टू यूजर, क्योंकि इन ऑर्डर टू एंश्योर द एक्सेप्टेबिलिटी बाय द यूजर बीटा वर्जन सॉल्यूशन इज मेड अवेलेबल टू यूजर्स। जब भी हम यूजर की एक्सेप्टेबिलिटी की बात करेंगे दोस्तों तो बीटा वर्जन हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बेस्ड ऑन फीडबैक चेंजेस आर मेड सो दैट द जो सॉल्यूशन है वो सोशलाइज हो सके। तो इसका जो ऑप्शन है बी इज द करेक्ट आंसर, बीटा वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन इज मेड अवेलेबल टू यूज। Question number 10. Which of the following is not an indicator to assess benefit realization for internal application software developed in house? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों सी, रिड्यूस नंबर ऑफ वायरस अटैक आफ्टर इंप्लीमेंटिंग न्यू सॉफ्टवेयर। तो ये इसका सही आंसर है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि जो एप्लीकेशन है
अगर वो इंटरनल यूज के लिए की जा रही है और जो डेवलप इन हाउस हो रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सा इंडिकेटर नहीं है टू एसेस बेनिफिट रियलाइजेशन फॉर इंटरनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन हाउस, यानी जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है वो इंटरनल एप्लीकेशन और इन हाउस हो रहा है। तो इन हाउस में जो चैलेंज नहीं आता है वो क्या आता है दोस्तों, एप्लीकेशन जब हम इंटरनल यूज कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं इन हाउस, इट हैज नथिंग टू डू विद रिडक्शन इन वायरस अटैक। क्यों? क्योंकि दिस कैन बी बेनिफिट रियलाइजेशन फॉर एंटीवायरस सॉल्यूशन, तो इसीलिए हमारा ये मेजर कंसर्न नहीं रहता है। तो आइए दोस्तों, चैप्टर 2 हमने कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन टू परफॉर्म यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है टू कंफर्म फ्रॉम यूजर दैट सॉल्यूशंस मीट द रिक्वायरमेंट। ये तो हम सभी जानते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट यानी फाइनल टेस्ट जो होता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट के बाद जो है हम एक इस डिसीजन पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमें लगता है कि जो हमारा सॉल्यूशन हुआ है वो सामने वाले की रिक्वायरमेंट को मीट करता है। Question number 2. An organization has developed a web-based application for the use of internal user to be hosted on the internet. Before finalizing and making it live, it was decided to make it available to user for providing feedback. तो दोस्तों हम सब जानते ही हैं कि हमारे पास जो है बीटा टेस्टिंग इसका सही एग्जाम्पल है। क्यों दोस्तों? क्योंकि बीटा टेस्टिंग इज मेकिंग प्रोडक्ट अवेलेबल टू यूजर फॉर फीडबैक बिफोर लॉन्चिंग। लॉन्चिंग से पहले अगर हमें फीडबैक चाहिए यूजर से तो हमारे को बीटा टेस्टिंग करानी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, अ मेजर कंसर्न एसोसिएटेड विद यूजिंग सैनिटाइज्ड ओल्ड प्रोडक्शन डाटा फॉर टेस्टिंग न्यू एप्लीकेशन इज दैट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, ऑल कंडीशंस कैन नॉट बी टेस्टेड। क्यों नहीं हो सकती? मेजर कंसर्न क्या रहता है, क्यों ओल्ड कंडीशन टेस्टेड नहीं हो सकती? जो सैनिटाइज्ड डाटा जनरली मे नॉट कवर ऑल दी पाथ्स, द डाटा कैन टेक एंड सिस्टम कैन नॉट बी टेस्टेड फॉर ऑल पॉसिबल केसेस। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, लीकेज ऑफ प्रोडक्शन डाटा इज नॉट द मेजर कंसर्न, क्योंकि डाटा सैनिटाइज कर रहे हैं। ऑप्शन ए और सी कंसर्न है ही नहीं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। जो ए ऑप्शन है, यूजर मे नॉट प्रोवाइड साइन ऑफ, ये कंसर्न थोड़ी है। जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैन नॉट बी परफॉर्म, ये कंसर्न थोड़ी है। तो इसीलिए जो ऑल कंडीशंस कैन नॉट बी टेस्टेड है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। क्वेश्चन नंबर 4, a tester is executing a test to evaluate that it complies with the user requirement that a certain field be populated by the using a drop down box containing a list of values tester is performing। तो दोस्तों इसमें जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। इस केस में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्यों करते हैं? क्योंकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का फोकस होता है ऑन द इनपुट एंड आउटपुट विदाउट नोइंग देयर इंटरनल कोड इंप्लीमेंट। आपने इंटरनल कोड क्या इंप्लीमेंट किया उस बात से कोई लेना देना नहीं है, आपका इनपुट आउटपुट सही आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। क्योंकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है दोस्तों वो इवेल्युएट करता है कोड और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। याद रखना, जब भी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात आएगी तो आपको इंटरनल कोड, इंटरनल स्ट्रक्चर प्रोग्राम के बारे में बात करेगा। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में इनपुट आउटपुट के बारे में बात करेगा विदाउट नोइंग दैट देयर इंटरनल कोड इंप्लीमेंटेशन क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। जो लोड टेस्टिंग है वो परफॉर्म की जाती है टू डिटरमाइन अ सिस्टम बिहेवियर अंडर बोथ नॉर्मल और एट पीक कंडीशन। आप सिस्टम के बिहेवियर को परफॉर्म करेंगे नॉर्मल आवर्स में, पीक आवर्स में, पीक कंडीशन, नॉर्मल कंडीशंस में। और जो आपका रिग्रेशन टेस्टिंग है दोस्तों इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टू कंफर्म दैट अ रीसेंट प्रोग्राम और कोड जो चेंज हुआ उसका कोई एडवर्स इंपैक्ट एग्जिस्टिंग फीचर्स में नहीं आए। तो दोस्तों ये थे चारों टेस्टिंग। तो इसमें जो इसका आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। व्हाट इज द ऑर्डर इन विच टेस्ट लेवल आर परफॉर्म। तो दोस्तों इसमें जो लेवल है, जो सीक्वेंस है वो क्या है दोस्तों? सीक्वेंस है इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। क्योंकि कोई भी सीक्वेंस जो है, जो ऊपर के तीनों ऑप्शन दिए हैं उसमें सीक्वेंस कभी भी आपका एक सीक्वेंस नहीं रहेगा, ये डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट का नेचर क्या है। Question number 6. Which testing is concerned with behavior of whole product as per specified requirement? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, सिस्टम टेस्टिंग। क्योंकि
जो कंसर्न है बिहेवियर ऑफ होल प्रोडक्ट, मार्क कीजिए होल प्रोडक्ट एज स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। तो होल प्रोडक्ट के लिए दोस्तों सिस्टम टेस्टिंग रिक्वायर्ड है। तो सिस्टम टेस्टिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, FRS, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो कि हमें बताता है कि जनरल बिहेवियर सिस्टम का क्या है। तो इसीलिए दोस्तों सिस्टम टेस्टिंग इज द करेक्ट आंसर, सी। Question number 7. Verifying that whether software components are functioning correctly and identifying the defects in them is objective of which level of testing? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है यूनिट टेस्टिंग। क्योंकि दोस्तों यूनिट टेस्टिंग के अंदर जो है हमें सेपरेट टेस्टेबल कंपोनेंट वाइज जो है टेस्टिंग करनी होती है। सेपरेटली टेस्टेबल कंपोनेंट्स आर टेस्टेड अंडर द यूनिट टेस्टिंग और कंपोनेंट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग कंपोनेंट टेस्टिंग जो है छोटे छोटे पार्ट्स को, छोटे छोटे कंपोनेंट को टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच टेक्निक इज अप्लाइड फॉर यूजेबिलिटी टेस्टिंग? तो दोस्तों यूजेबिलिटी टेस्टिंग के लिए मैं आपको बता दूं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि यूजेबिलिटी टेस्टिंग इज मोस्टली डन बाय द यूजर, हमेशा यूजर करेगा। दे आर नॉट फैमिलियर विद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। मैंने ऊपर भी बताया कि जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो इंटरनल कोडिंग, इंटरनल प्रोग्राम ऑफ अ स्ट्रक्चर से रिलेट नहीं करता है, उसे कोई लेना देना नहीं है। वो इनपुट एंड आउटपुट पर डिपेंड है, इनपुट और आउटपुट कैसा है। तो ये जो है दोस्तों इनपुट और आउटपुट वाली जो फेज है ये यूजर मोस्टली करता है। तो इसीलिए जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है दोस्तों वो इवेल्युएट करता है कोड और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग प्रोसेस फॉर डीबगिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बाय मेकिंग एन इनपुट थ्रू द फ्रंट एंड एंड वेरीफाइंग द डाटा ऑन द बैक एंड। तो इसीलिए, और ऑप्शन डी कुछ है ही नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो इसका सही आंसर है वो है बी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। If a company decide to migrate from Windows XP to Windows 7, which type of testing is done to ensure whether your software work on a new platform? तो दोस्तों B is the correct answer, portability testing। क्यों? क्योंकि जो portability testing है shows करता है ease with the computer, software component or application which can be moved from one environment to another environment। जैसे मूविंग ऑफ एनी एप्लीकेशन, जैसे विंडो एक्सपी से हम विंडो 7 पे जा रहे हैं तो हम पोर्ट कर रहे हैं उसको, तो पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बिलोंग्स टू? तो बाउंड्री वैल्यू जो है दोस्तों किससे बिलोंग करती है? तो बाउंड्री वैल्यू भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग से बिलोंग करती है। क्यों? क्योंकि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जो होता है बेस्ड होता है टेस्टिंग बाउंड्रीज बिटवीन द पार्टीशन एंड चेक द आउटपुट विद एक्सपेक्टेड आउटपुट। यानी इनपुट से आउटपुट तक की सारी बाउंड्रीज को वो चेक करते हैं। जो व्हाइट बॉक्स होता है ये मैंने पहले भी बताया, जो भी हमारे टेस्टिंग में इवेल्युएट करेगा कोड और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम को। जो आपका ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है वो सॉफ्टवेयर की डीबगिंग एप्लीकेशंस को ठीक करेगा इनपुट थ्रू फ्रंट एंड और वेरीफाई करेगा डाटा ऑन बैक एंड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। चैप्टर नंबर 4, एप्लीकेशन कंट्रोल, ये आज का इस मॉड्यूल का दोस्तों लास्ट चैप्टर है। टोटल इस मॉड्यूल में 4 चैप्टर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, अ कंपनीज लेबर डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट रिक्वायर एक्सटेंसिव करेक्शन ईच मंथ। हर महीने जरूरत होती है एक्सटेंसिव करेक्शन की, क्योंकि बिकॉज लेबर आर चार्ज टू इनएक्टिव जॉब्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा प्रोसेसिंग इनपुट कंट्रोल अपीयर्स टू बी मिसिंग? तो दोस्तों इसमें जो हमारा चेक मिसिंग है वो चेक मिसिंग है वैलिड कोड चेक। तो वैलिड कोड चेक जो है हमारा होना चाहिए, क्योंकि वैलिडिटी और कंकरेंसी ऑफ द जॉब कोड ये मिसिंग है। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है यूज किया जाएगा। अगर हम बी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए कहाँ यूज किया जाएगा? ऑप्शन ए यूज किया जाएगा चेकिंग द इंटीग्रिटी ऑफ डाटा। ऑप्शन सी कहाँ यूज किया जाएगा? फॉर कीपिंग इनपुट अप टू अ सर्टेन लिमिट। और जो डी है वो फिगर कैलकुलेटेड बाय द सिस्टम एंड एडिंग द वैल्यू इन विच वन ऑफ द फील्ड इन अ सेगमेंट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है वैलिड कोड चेक बी। क्वेश्चन नंबर 2, अ कस्टमर इनएडवर्टेंटली ऑर्डर पार्ट नंबर 1234-8, लेकिन सही जो था वो था 1243-8। तो दोस्तों इसमें जो है कौन सा कंट्रोल डिटेक्ट करेगा इस एरर को प्रोसेसिंग के दौरान? तो दोस्तों अगर हमारा
चेक डिजिट कंट्रोल लगा होगा, तो वो मेरी डिजिट जो गलत हुई है या जो कोड गलत हुआ है डिजिट फॉर्म में जो है, वो अगर प्रोसेसिंग में पकड़ेगा तो चेक डिजिट कंट्रोल के माध्यम से पकड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन एप्लीकेशन कंट्रोल। तो दोस्तों इसके अंदर जो एप्लीकेशन कंट्रोल नहीं है वो है एक्सेस सिक्योरिटी, क्योंकि न्यूमेरिकल सीक्वेंस चेक, मैनुअल फॉलोअप, एक्सेप्शन रिपोर्ट, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये सारे मेरे एप्लीकेशन कंट्रोल का पार्ट है। एक्सेस सिक्योरिटी मेरे एप्लीकेशन कंट्रोल का पार्ट नहीं है, क्योंकि एक्सेस सिक्योरिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन डोमेन। जो एसीडी आपके ऑप्शन है वो एप्लीकेशन कंट्रोल के पार्ट है। Which of the following ensure completeness and accuracy of accumulated data। तो दोस्तों इसमें जो है प्रोसेसिंग कंट्रोल प्रोसीजर जो है वो इंश्योर करेगा हमेशा कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ एक्यूमुलेटेड डाटा। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई चीज एडिट करनी है, रन टू रन टोटल करना है, तो इसीलिए हमारा जो है प्रोसेसिंग कंट्रोल ये इंश्योर करेगा कि कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ एक्यूमुलेटेड डाटा है या नहीं। आज के इस मॉड्यूल का लास्ट सवाल दोस्तों, एन इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी इज कंसीडर्ड एज अ यूजफुल ऑडिट टूल बिकॉज। क्यों है दोस्तों? क्योंकि कंपेयर करता है प्रोसेसिंग आउटपुट विद इंडिपेंडेंटली कैलकुलेटेड डाटा। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी कंपेयर करेगा प्रोसेसिंग आउटपुट विद इंडिपेंडेंटली कैलकुलेटेड डाटा, क्योंकि इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी इज कंसीडर्ड एज अ मोस्ट ऑडिट यूजफुल टूल है, क्योंकि ये जो है सेम प्रोग्राम को कंपेयर करेगा प्रोसेसिंग यूजिंग द इंडिपेंडेंटली कैलकुलेटेड डाटा से। दिस इन्वॉल्व सेटिंग अप अ डमी एंटिटी, एक डमी एंटिटी बना दी जाएगी एप्लीकेशन सिस्टम के दौरान और प्रोसेस किया जाएगा टेस्ट को और डाटा को प्रोडक्शन किया जाएगा अगेंस्ट द एंटिटी एज मींस ऑफ वेरीफाइंग द प्रोसेसिंग एक्यूरेसी। तो दोस्तों सी इज द करेक्ट आंसर, कंपेयर प्रोसेसिंग आउटपुट विद इंडिपेंडेंटली कैलकुलेटेड डाटा। जो आपके ए बी डी ऑप्शन है वो इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी के डायमेंशंस में नहीं आते हैं। तो आइए दोस्तों आज हमने खत्म किया मॉड्यूल 3, जिसमें हमने 4 चैप्टर्स को कवर किया। तो मिलते हैं दोस्तों आगे मॉड्यूल 4 के साथ, नए सेशन के साथ। तो दोस्तों तैयारी अच्छे से कीजिए और एग्जाम को क्लियर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।